दो तीन विषय है। मूलतः यह एक ऐसा प्रश्न है जो केरल और दुनिया भर में मलयाली समुदाय द्वारा पूछा जा रहा है। ईसाइयों पर सबसे ज्यादा अत्याचार नाइजीरिया में होता है। इसके छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर दुनिया भर में घूम रहे हैं। ये सिर्फ वहां ही नहीं है, दूसरे अफ्रीकी देशों में भी अमेरिकी राष्ट्रपति आखिरकार सीधे हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही कहा है, यानी लंबे समय के बाद अमेरिका किसी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के खिलाफ सीधे तौर पर सामने आ रहा है। यही वह शब्द है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमास अभी ऐसा नहीं कह सकता। हमास उसी क्षेत्र में फिलिस्तीन के मुद्दों का हिस्सा है। इसके विपरीत नाइजीरिया और अन्य जगहों पर इस्लाम के लिए एक कट्टरपंथी समूह खड़ा है, तो गैर मुसलमानों को मारना उनका एजेंडा है। आज हम अमेरिका चीन संबंधों के बारे में हम बात कर सकते हैं, फिर हम वैश्विक अमेरिकी नीति के बारे में बात कर सकते हैं, और हम निकट भविष्य में इसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे हल्का बुखार और पेट दर्द है, क्योंकि आप दिल्ली के मौसम के बारे में जानते ही हैं। उससे भी ज्यादा भयानक है, यह बहुत ज्यादा प्रदूषित है। यह शहर पटाखे फोड़ने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। आप चाहे कुछ भी कहे, भले ही आप इसे राजधानी कहे, हम दुनिया के सबसे बड़े देशवासी, यह शहर पटाखे फोड़ने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो जब हम इस विषय पर आते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाइजीरिया पर अपना बयान दिया है और उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से जल्द रिपोर्ट करने को कहा है। यह आगे की बात है। मेरा मतलब है, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अमेरिका यह सीधे दूसरे देश में है, यानी इसके हिस्से के रूप में 9 के 11 के बाद आईएसआईएस एक समय या किसी अन्य समय में कई अन्य देशों में था, क्योंकि यह एक ऐसी लड़ाई थी जो कई वर्षों तक चली थी। अब उसके बाद पहली बार नाइजीरिया में यह इस्लामी कट्टरपंथी इस्लाम, यानी वे इसके खिलाफ फिर से तैयारी करेंगे। मैंने इसे देखा और मैं ट्रंप का एक बयान देख रहा था। मैं इसे संक्षेप में देख रहा था। ईसाइयों का नाइजीरिया एक बहुत ही अजीब बयान है। पिछले दिनों पुलिस ने रॉकी ओपिकार का सीबीसी द्वारा पोस्ट किया गया कि क्राइस्ट आरबील इसके लिए जिम्मेदार है। यानी मैंने पूरी बात नहीं पढ़ी। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में नाइजीरिया के खिलाफ यह नीति लाए थे, लेकिन हुआ यह कि बाइडेन प्रशासन के आने के बाद नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता के उस मंच से छूट दे दी गई। तो पिछले 4 सालों में नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ ये कट्टरपंथी समूह रहे हैं। बोको हराम जैसे कई समूह है, जैसे चाहें वैसे समूह है। एक समूह नहीं है, 10 या 50 समूह है। अगर मैं उनमें से 1 या 2 को देखूं तो इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ISIL नाम का एक समूह है, और फिर फुलानी मिलिटेंट्स नाम का एक समूह है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बोको हराम, ISIS और फुलानी उग्रवादियों को असल में मुख्य अपराधी माना। तो इस संदर्भ में पिछले दिनों नाइजीरिया में, जहां हम मलयाली है, जो कुछ हो रहा है उसका एक वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने बड़ी चिंता और बिना किसी राजनीति के पूछा कि राष्ट्रपति ट्रंप इसमें शामिल क्यों नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप इसमें शामिल क्यों नहीं है, कई लोगों ने मुझसे पूछा, और मैंने उनसे कहा अभी समय नहीं है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप इवेंजेलिकल नेता इतने निराश थे कि उन्हें इसमें शामिल होना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने शायद दुनिया भर में एक नाइजीरियाई पादरी का रोते और चीखते हुए एक वीडियो देखा है। उसने कहा, इस जगह पर एक गड्ढा खोदा गया है, वहां सैकड़ों ताबूत दफन है, और अब वह रो रहा है और चिल्ला रहा है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और ये एक भयानक स्थिति बन गई है। फिर उस एक मुद्दे पर जो व्हाइट हाउस आस्था विभाग के ध्यान में आया और उन्होंने इसे राष्ट्रपति ट्रंप के ध्यान में लाया, उन्होंने कल कार्रवाई करते हुए नाइजीरिया को CPC द्वारा विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया और नाइजीरिया को चेतावनी दी। अमेरिकी विदेश विभाग की सूची में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन शीर्षक के अंतर्गत नाइजीरिया को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया गया है। बस इतना ही। जो हाल ही में हुआ है वह ये है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण विवरण यह है कि मूल रूप से ये 30,000 या उसके आसपास का पैमाना है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार उन्होंने नाइजीरिया में 30,000 ईसाइयों की संख्या दर्ज की है, जो एक बड़ी संख्या है। यह नरसंहार है, यह केवल एक क्षेत्रीय हमला नहीं है।
बल्कि एक नरसंहार है। ये हत्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये उत्पीड़न भी एक मुद्दा है। इसलिए ऐसे मामले में अमेरिका, जहां तक निश्चित रूप से हमें सभी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप फेडन नहीं है, तो मूल रूप से यह सीपीसी प्रतिबंधों का एक अग्रदूत है। जब हम सीपीडी कहते हैं तो सीपीसी को एक विशेष चिंता का विषय घोषित किया जाता है। हमने उस देश को एक गंभीर चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया है। यही कारण है कि जिस कांग्रेस समिति ने 2 कांग्रेस सदस्यों से इस मामले की जांच करने को कहा था, जिस कांग्रेस समिति ने नाइजीरिया की जांच की थी, उन्होंने इसकी जांच की और वहां के ईसाई नेताओं से बात की और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के रेजिडेंट के पास वापस गए। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर नाइजीरियाई सरकार इस पर कोई रुख नहीं अपनाती है, तो ट्रंप का विदेश विभाग उससे इस नरसंहार को रोकने के लिए कहेगा। अगला कदम फुल्फा है। धारा 1 मूल रूप से इसका पहला खंड है, जिसमें कहा गया है कि मानवीय सहायता को छोड़कर यह गैर मानवीय अमेरिकी सहायता पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और नाइजीरिया को दी जाने वाली बाकी गैर मानवीय सहायता भी प्रतिबंधित रहेगी। मानवता, यूएसएवी देश राकड़ा, पहला दूसरा सुरक्षा सहायता के तहत प्रतिबंध, व्यापार विशेषाधिकारों के तहत प्रतिबंध। अगला आओ और जांच बढ़ाए। अमेरिका और नाइजीरिया के बीच संबंध विशेष है। यह अफ्रीका नाइजीरिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। उत्पादक नाइजीरिया निश्चित रूप से उन देशों पर प्रतिबंध लगाएगा जो नाइजीरिया से तेल खरीदते हैं। हमने अभी रूस में भी यही स्थिति देखी है। नाइजीरिया भी तेल बेच सकेगा। जब सरकार पर यह दबाव डाला जाएगा, नाइजीरिया के पास समान सैन्य या पुलिस प्रवर्तन शक्ति नहीं है क्योंकि नई सरकार वहां नहीं है। यह सही है, वहां बहुत अस्थिर सरकार है। सरकार शायद इसमें शामिल है। मौजूदा हालात में हम जानते हैं कि सरकार किस हद तक कार्रवाई कर सकती है। शोध चल रहा है। वहां क्या है? वहां एक स्थिति होगी। मैंने कहा एक सरकार, एक खास सरकार। वो क्या है? वो क्या है? अगर एक स्थिर सरकार है तो यही प्रक्रिया है। अगर नाइजीरिया में स्थिर सरकार या ठोस सरकार नहीं है तो कोई दूसरा देश नहीं है, चाहे वो आईपी के जैसा कोई तीसरा पक्ष हो, शांति सेना हो या मौद्रिक बल वगैरह, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है। उनके पास इसके लिए कोई क्षमता नहीं है। क्योंकि नाइजीरिया तेल पर टिका है, वह देश ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उनके देश के कई हिस्सों से कुछ ऐसा हो रहा है। वह देश खुद इसे स्वीकार करता है। वे एक आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र हैं क्योंकि वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन उस समय यह नाइजीरियाई सरकार इस गठबंधन को अस्वीकार कर रही है वगैरह। नाइजीरियाई सरकार वह नहीं कर रही है जो वे कहते हैं। वे नाइजीरियाई प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति ने पिछले दिनों कुछ कहा था। राष्ट्रपति की प्रवक्ता सुश्री आबे ने कहा, हम यह नहीं कह सकते कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि यहां नरसंहार हो रहा है, तो नाइजीरियाई राष्ट्रपति का कार्यालय कह रहा है कि यह आरोप झूठ है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें यह संदेह करना होगा कि इसमें सरकार की भूमिका है या उसके नेतृत्व की। यह कहने के अलावा कि उसकी सरकार की इसमें भूमिका है, नहीं नहीं नहीं। यह अमेरिका है जो इस मुद्दे को उठाकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जारी कर रहा है, क्योंकि विभिन्न रिपोर्टों और कार्यक्रमों के सामने आने के बाद वह सरकार खुद भी कई तरीकों से कुछ ना कुछ करेगी। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। चाहे जो भी सकारात्मक हो, सभी लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में होना चाहिए। लोगों को अपने पसंदीदा धर्म में विश्वास करना चाहिए। यह उनका फैसला है। खैर, मान लीजिए कि यह एक सकारात्मक कारक है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञ या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जो कहते हैं, वह उनका तर्क है। इस हिंसा को बहुआयामी कहा जाता है। वे इसे धार्मिक उत्पीड़न भी कहते हैं। फिर वे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, संसाधन संघर्ष, साथ ही जातीय प्रतिद्वंदिता। यह दावा अमेरिका का है और यूरोपीय हलकों ने ही इस लॉबी और समूहों को समर्थन दिया है। मैं उन लोगों में से हूं जो इन अफ्रीकी अध्ययनों को देखते हैं। चाहे सोमालिया हो या सूडान, मुझे लगता है कि सूडान में बहुत से लोग मारे गए हैं। सूडान में मारे गए लोग मौजूदा सरकारी बल और अन्य है जो हमास से ज्यादा सूडान मजबूत है। लेकिन यह 2 मुस्लिम सुन्नी ताकतों के बीच की लड़ाई है। मूल रूप से यही तो वे नहीं कह रहे हैं।
वे क्यों मार रहे हैं? वे सिर्फ नाइजीरिया में एक छाया बॉक्स बनाने के लिए इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कई अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं ने कहा है कि वे खास तौर पर ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में ऐसी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वे किसी कारण से निशाना बनाए जाते हैं। मैं यही कहने जा रहा हूं, ये लॉबिंग समूह, ये अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग समूह इसके एक मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और नाइजीरियाई राष्ट्रपति कार्यालय और अन्य इस ईसाई नरसंहार के आरोप को खारिज कर रहे हैं। एक तरफ ईसाई नरसंहार को अंजाम देना उनकी एक सोची समझी कोशिश है, और दूसरी तरफ ये समूह जातीय प्रतिद्वंद्विता का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो संसाधनों का मुद्दा है। मैं कहूंगा कि यह एक साजिश का हिस्सा है। मुझे शक है कि आपको कोई हल मिलेगा। मुझे भी विश्वास है और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।